नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान चैप्टर 3 है ये, और ये सिविक्स रहेगा क्लास 9th का, जिसका नाम है चुनावी राजनीति। काफी इंपॉर्टेंट है और नए सिलेबस के अनुसार आपको आज जानकारी दिया जाएगा। इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण और पहले पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कि चुनाव क्यों। चुनाव क्यों कहने का मतलब है चुनाव क्यों जरूरी है और चुनाव क्यों होता है हमारे भारत में। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत एक जनता के इशारों पर चलने वाला देश है। जो जनतंत्र होता है ना, इसमें जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है और यही प्रतिनिधि हमारे सरकार को चलाती है। तो हम बात कर लेंगे, लोकतंत्र जो है वो शासन का ऐसा रूप है, एक ऐसा तरीका है जिसमें शासकों का चुनाव आम लोग करते हैं। अभी अभी मैंने आपको समझाया था, जो आम नागरिक हैं यही क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, अर्थात अपने शासक का चुनाव करते हैं। चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है ये। डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके द्वारा जनता लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अभी मैंने आपको समझाया वोट क्यों होता है, क्योंकि वोट के माध्यम से जो आम नागरिक है, आम जनता है, वो अपने फेवरेट या अपने चहेते या जिनसे उनको लगाव है या फिर जिन पे उनको विश्वास है कि ये बंदा काम सही करेगा, उसको वोट देके उसको प्रतिनिधि चुनते हैं, सरकार का एक हिस्सा बनाते हैं। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है। ये जो चुनाव होता है ये सरकार के कामकाज को कैसे करना है, किस जगह पे क्या करना है, कैसे जनता की जिंदगी को बेहतर बनाना है, इन सभी चीजों को करने का अवसर प्रदान करता है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। हमेशा जब भी चुनाव होता है तो एक आम नागरिक क्या करता है, आम नागरिक अपने पसंदीदा कैंडिडेट को ही वोट देके चाहता है कि वो उसका शासक बने। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। न्यायपालिका मतलब होता है जजों के काम, अदालतों के काम का मूल्यांकन करने की सही से काम हो रहा है कि नहीं, इसका अवसर भी प्रदान करता है। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। नीतियां का मतलब होता है नियम। ये चुनाव ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से नियम बनाने में समर्थन देता है। चुनाव के माध्यम से नए नए कानून बनते हैं। अगर पुराने किसी कानून में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसे हटाने का भी काम किया जा सकता है। तो ये चुनाव क्यों जरूरी है इसके बारे में था, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि चैप्टर का मेन कीवर्ड ही है। तो मैं VVI इसको बताऊंगा आपको। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि चुनाव की जरूरत क्यों है। हम आम लोगों के जीवन में या भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री को कंटिन्यू रखने के लिए चुनाव की जरूरत है, लेकिन क्यों? तो देखिए, चुनाव की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुनते हैं। हम पे कौन शासन करेगा, किस तरह के व्यक्ति को हम सरकार का हिस्सा बना रहे हैं, ये हम पे निर्भर करता है। इसीलिए ज्यादातर लोकतांत्रिक शासक व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उसमें आम लोग ही चुनाव करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वो प्रतिनिधि में आपके विधायक जी हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं जनता के माध्यम से ही चुने जाते हैं। आम जनता इन्हें वोट देके चुनती है। तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, लोकतांत्रिक मानने का अधिकार और आधार क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो। 18 वर्ष से ऊपर के आयु के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है ना, वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है ना। किसी के मत का समान मोल हो, ये नहीं कि मुकेश अंबानी बहुत पैसे वाला है तो उसके वोट का अधिक महत्व होगा और मैं गरीब हूं तो मेरे वोट का महत्व नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, और एक आम रिक्शा चलाने वाला गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो, दोनों के वोट का मतलब मोल समान है, दोनों के वैल्यू बराबर हैं। चुनाव के विकल्प उपलब्ध हो, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो कहने का मतलब हो कि कई सारी पार्टियों को उपलब्धता हो, अलग अलग लोग हो, ताकि लोग अपने हिसाब से चुनाव में वोट दे सके। ये नहीं कि अब एक ही लोग रहेगा तो फिर चुनाव में विकल्प नहीं हुआ ना, फिर तो मजबूरी बस वही जीतेगा। तो यही कहता है, पार्टियों और उम्मीदवारों के चुनाव में उतरने की आजादी हो,
जितने भी लोग चाहें उतने उस चुनाव में अपने प्रतिनिधि के रूप में नामांकन करा सकते हो। इसकी आज़ादी होनी चाहिए। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। एक 5 वर्ष के अंतराल पर हमारे यहाँ चुनाव होता है, तो ये हर एक 5 वर्ष पर ऐसा होना चाहिए। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। अब देखिए, नए नए चुनाव होगा तभी तो सरकार और सरकार के कार्यों को समझा जा सकता है, या फिर अपने नए शासकों को हम चुन और हटा सकते हैं। लोग चाहे वास्तव में चुनाव उसी को होना चाहिए। देखिए देखिए, लोग जिसे चाहे कहने का मतलब है अपने प्रतिनिधि को अपने अधिकार के हिसाब से वो जिसे चाहे अपना प्रतिनिधि चुन सके, इस बात की आजादी उनके पास होनी चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए। बेईमानी नहीं होना चाहिए इसमें कि जबरदस्ती किसी को वोट देके जितवा दो, चाहे वो अच्छा आदमी हो या ना हो। तो इसमें बिल्कुल जो ऐसा है कि निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किसे कहते हैं। VVI रहेगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या होता है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दे को उठाया तो उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अपने काम काज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वो अगला चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या है वो मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूं। एक बीजेपी है, याद रखिएगा, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। अब इन दोनों पार्टी ने कहीं से चुनाव लड़ना शुरू किया तो बीजेपी वाला व्यक्ति भी अपने प्रतिनिधि को उतारेगा और कांग्रेस वाला व्यक्ति भी अपने प्रतिनिधि को उतारेगा। तो पहला प्रतिद्वंदिता तो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो गई क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, और दूसरी प्रतिद्वंदिता यहाँ पे इन प्रतिनिधियों के बीच में हो जाएगी जो अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। अगर कोई भी प्रतिनिधि सही तरीके से अपने क्षेत्र में काम नहीं करता है तो अगली बार वो चुनाव नहीं जीत सकता, क्योंकि जनता उसे वोट ही नहीं देगी, मत ही नहीं देगी। अब वोट नहीं देगी तो वो जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। तो एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यही नियम है। जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र से चुने गए किसी भी प्रतिनिधि को आप वोट देके उसे जिता सकते हो। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया। लोकसभा मतलब सांसद वाले जो सीट होते हैं उसमें 543 सीट यहाँ पे दिए गए हैं भारत को। अब ध्यान से देखिएगा, ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य या सांसद कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था विधायक और सांसद में क्या अंतर है, ध्यान से समझिएगा। हमारे भारत देश में 543 सीट जो है वो सांसद के लिए आवंटित किया गया है और इन्हें हम संसद या सांसद कहते हैं। और जितने भी सांसद चुने के आते हैं वो दिल्ली में बैठते हैं, उनका जो स्थान है दिल्ली के लोकसभा में होता है। प्रत्येक राज्य को विधानसभा क्षेत्रों की एक विशिष्ट संख्या में विभाजित किया गया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग संख्या में इन्हें बांटा गया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है चुनाव क्षेत्र किसे कहते हैं। चुनाव क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। ये ऑलरेडी हमने बात किया है। 543 याद रखिएगा निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP कहा जाता है। याद रखिएगा MP को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया। प्रत्येक राज्य को उसमें कितने विधानसभा सीट हैं इस हिसाब से उनका बंटवारा किया गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं, MLA कहते हैं। देखिएगा MP और MLA में क्या होता है, सांसद को हम MP कहते हैं और MLA को हम विधायक कहते हैं। विधायक का स्तर राज्य के अंदर होता है, ध्यान से समझिएगा। विधायक जो होते हैं वो राज्य में होते हैं और सांसद जो होते हैं वो देश के लिए होते हैं, भारत देश के लिए होते हैं। विधायक मिलके अपने राज्य के मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, लेकिन सांसद मिलके अपने देश के प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। राज्य के चुने गए MLA अपने राज्य के राजधानी में बैठते हैं, लेकिन सांसद जो चुने जाते हैं जो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं वो दिल्ली के लोकसभा में बैठते हैं। संसद भवन और राज्य भवन में यही अंतर है। विधायक
जिस क्षेत्र का हो, जिस राज्य का हो, वो अपने राज्य की राजधानी में बैठेगा। लेकिन सांसद चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री के अंदर होता है, इसलिए वो देश की राजधानी दिल्ली में बैठता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए, चुनाव क्षेत्र तो अभी मैंने जान लिया है, अब हम आपको निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है ताकि चुनाव आसानी से हो जाए। अब देखो, एक ही पूरा भारत एक छोटा सा जगह तो है नहीं, छोटा सा देश तो है नहीं, बहुत बड़ा देश है, तो एक ही समय में पूरे भारत में चुनाव करना संभव है नहीं है। उतने लोग कहां से आएंगे, तो अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है जैसे आसानी हो चुनाव को करवाने में। जैसे एक बहुत बड़ा खेत है, उसमें एक बार में आप पानी नहीं पटा सकते, इसलिए हम क्या कहते हैं, मेड़ बांध देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में उसे बांट देते हैं ताकि पानी पटाने में आसान हो। यही बात हमारे देश के चुनाव के साथ भी होता है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आपको अधिकार है कि आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें। बात करते हैं कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। अभी के लिए VVI रहेगा क्योंकि नए सिलेबस में इसे जोड़ा गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटें आरक्षित होती है, उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। देखिए, आप जिस जगह पे रहते हो वहां पे अलग अलग जाति और धर्म के लोग जरूर रहते होंगे, लेकिन अगर वहां पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है तो उनके लिए स्पेशल सीट बनाई जाती है कि इस बार के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जातियों के अंदर से लोगों को चुना जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, ये आरक्षित हो जाता है। आरक्षित सीट इसे ही कहते हैं कि प्रॉपर एक जाति के लोगों को ही बोला जाता है कि इस बार आप ही को चुनाव लड़ना है, चाहे उस जाति में से महिला हो या पुरुष हो। कभी कभी महिला आरक्षित सीट भी हो जाता है, कहा जाता है कि इस बार पुरुष लड़ेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ महिला को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मतदाता सूची किसे कहते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे पार के जितने भी लोग बच्चे होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, मतलब मतदान डालने का अधिकार दिया जाता है। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे कोई भी हो, वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, या महिला हो या पुरुष हो, ये नहीं हमारा संविधान देखता है। अगर वो 18 वर्ष से ऊपर चला गया तो उसे वोट देने का अधिकार आ जाता है। बात कर लेते हैं आचार संहिता, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर चुनाव के समय में ना आपने सुना होगा आचार संहिता लग गया। तो क्या है आचार संहिता? चुनाव के समय पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले जो कायदे कानून होते हैं या दिशा निर्देश होते हैं, इसे ही हम आचार संहिता कहते हैं। क्या होता है, चुनाव के समय में ना कुछ नीतियां बनाई गई है, कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ निर्देश दिए जाते हैं जो चुनाव के समय में सभी को मानना होता है। यही आचार संहिता कहलाता है। क्या कहता है, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है। जैसे कि चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव क्या है, चुनाव का मतलब होता है कि जनता के द्वारा दिया गया वोट जो है वो उनके प्रतिनिधि को चुनने में मदद करता है, जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्रों के लोग विधायिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। चाहे वो विधायक हो जाए, चाहे वो सांसद हो जाए, वो जनता के वोट के माध्यम से ही चुना जाता है। जब तक जनता वोट नहीं देगी उसे जीतना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीदवारों के नामांकन लिखिए। जैसे कि उम्मीदवारों को अगर जीतना है, अगर किसी को खड़ा होना है, जैसे कि किसी को विधायक में खड़ा होना है, किसी को सांसद में खड़ा होना है, तो क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो उम्मीदवार बन रहा है उसकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से कम आयु विधायक और सांसद के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से आ गया, कहा कि हम यहाँ पे अब सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, नहीं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक होने के लिए भारत का आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये सारी चीजें जो क्राइटेरिया है। इसके अलावा उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा, कितना संपत्ति है, कितना पैसा छुपा के रखा है, वो सारा जानकारी उसको देना होगा। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आरोप मामले, मर्डर केस नहीं होना चाहिए, रेप केस नहीं होना चाहिए, ये सारे केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुंडे लोग होते हैं उन्हें यहाँ पे ये अधिकार नहीं दिया जाता कि उन्हें किसी प्रकार का मंत्री, सांसद या विधायक बनाया जाए। लेकिन अपने भारत में तो देख रहे हो जितने भी गुंडे हैं सब तो नेता ही है, पैसे के बल पे।
उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कितनी है, ये जानकारियां उन्हें देना पड़ेगा। हालांकि जरूरी नहीं है, अंगूठा छाप भी हमारे यहाँ कुछ भी बन सकता है। पढ़ा लिखा होना, हमारे भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है नेता बनने के लिए। कोई भी खड़ा होकर मुंह उठा के जाएगा, उसके पास पैसा होना चाहिए, बम गोला बारूद होना चाहिए, तुरंत नेता, और उसके बाद पैसा छापेगा वो कस के। तो ये सारी चीजें जो है उम्मीदवार के अंदर होनी चाहिए, तब जाके वो किसी प्रकार के विधायक या सांसद में रूप में बन सकता है। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि चुनाव अभियान किसे कहते हैं। देखिए, उम्मीदवार जो होते हैं ये सब काम नहीं कर सकते। उम्मीदवार के अंदर में ये सब काम नहीं हो सकता। मतलब कौन कौन से काम है जो उम्मीदवार नहीं कर सकते? तो सबसे पहला, मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। किसी भी वोट देने वाले लोग को घूस नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, धमकी नहीं देना है कि हम ही को वोट दो। ये काम वो नहीं कर सकते हैं। कौन? जितने भी चुनाव में खड़े होते हैं, जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, वो उनकी जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना। ये नहीं कि मैं हिंदू हूं तो मुझे वोट दो, मैं मुस्लिम हूं तो तुम भी मुस्लिम हो मुझे वोट दो। जाति और धर्म के हिसाब से वोट नहीं मांग सकता। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकार का कोई भी चीज, आप एसपी को अपने पीछे बॉडीगार्ड बना लीजिए, कलेक्टर को पीछे घुमाइए, सरकारी गाड़ी का उपयोग कीजिए, नहीं, ये सारी चीजें चुनाव में नहीं करना है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। देखिए, कहा जाता है जो सांसद बनते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपया खर्च करना है वोटिंग के समय में, इससे ज्यादा प्रचार में नहीं करना है। और जो विधायक है उन्हें 10 लाख। मेरे को तो लगता है विधायक साहब 4-5 करोड़ रुपया फूक देते हैं चुनाव करने के समय 4-5 करोड़ रुपया तो यही फूक देते हैं। और सांसद बाबू की बात की जाए तो 40-50 करोड़ रुपया फूक देते हैं अपने आप को जिताने में। लेकिन नियम क्या कहता है कि भैया आपको 25 लाख और आपको 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं चुनाव आयोग किसे कहते हैं। देखिए, चुनाव आयोग भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में निष्पक्ष चुनाव करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है जो पूरे भारत में चुनाव करवाता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करवाना है? चुनाव करवाना है पूरे भारत में। इसी को हम क्या कहते हैं? चुनाव आयोग कहते हैं। ये एक प्रकार का सेक्टर अलग है, एक प्रकार का अलग क्राइटेरिया है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर चुनाव करवाना है। तो इसी को हम चुनाव आयोग के रूप में जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चुनावी धांधली किसे कहते हैं। चुनावी धांधली का मतलब होता है करप्शन। चुनाव के अंदर जो धांधली होता है, चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब, यही क्या है? धांधली है। जबरदस्ती वोट डालना, पैसा देना, दारू पिलाना, गाली देना, डरा धमकाकर, रिश्वत देकर अपने पक्ष में वोट डलवाना, जाति धर्म पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये सभी क्या है? यही सब चुनावी धांधली कहलाता है। इसके अलावा मैं बता दूं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चुनौतियों के बारे में लिखिए। जैसे कि बहुत अधिक धन वाले उम्मीदवार, बहुत अधिक पैसे वाले जो उम्मीदवार हैं, वो दल अपनी जीत के बारे में निश्चित हो सकते हैं। मतलब कि पैसा है तो वो समझते हैं कि पैसे के बल पे तो हम जीत ही लेंगे। लेकिन वे छोटे दल वाले और निर्दलीय उम्मीदवारों पर एक बड़ा और अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि चुनाव आम नागरिकों के लिए बहुत कम विकल्प प्रदान करते हैं। मतलब कि उनके पास विकल्प ही नहीं होता, ऑप्शन ही नहीं होता है किसको वोट दे, क्योंकि दोनों प्रमुख दल नीतियां और व्यवहार एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। पार्टी से एक उम्मीदवार खड़ा हुआ और उसके एंटी में दूसरा पार्टी उम्मीदवार, दोनों करप्ट ही है, दोनों बेकार ही है, तो लोग वोट किसको दे? तीसरा तो विकल्प ही नहीं है यहाँ पे। वही बातें यहाँ पे बताई जा रही है। छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवारों को बड़ी पार्टियों की तुलना में भारी नुकसान होता है। जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं इनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं होते हैं। इस प्रकार से सोशल साइंस चैप्टर 3 चुनावी राजनीति सिविक्स क्लास 9 जो नए सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है समाप्त हो गया है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।